झारखंड में बीजेपी प्रत्याशियों की सूची सामने आ गई है। बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे, बहू, बीवी सबको टिकट मिले हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक्स सीएम की बेटी, बीवी, एक्स सीएम की सूची है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यपाल रघुवर दास, उनकी बहू को टिकट। अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी को टिकट। निर्दलीय विधायक थे, इकलौते मुख्यमंत्री बने थे खोड़ा जी, उनकी पत्नी गीता कोड़ा को, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को टिकट। और चंपा सोरेन को तो खुद भी टिकट मिला है और उनके बेटे को भी टिकट मिला है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इस तरह से इंडिया गठबंधन से उन्होंने सूची जारी करने में लीड ले ली है। आप कह सकते हैं लीड ले ली है। और बीजेपी ने दो को छोड़कर जो सीटें जारी की हैं, दो सीटें छोड़कर बाकी सीटों पर अपने उम्मीदवार दे दिए हैं। और 66 उम्मीदवार, 81 टोटल उम्मीदवार हैं। 66 की सूची जारी की है, दो और जारी करना है, 68। और बाकी सीटें वो अपने घटक दलों को दे रहे हैं। उनमें से आप देखिए 10 सीट आजसू को दी जानी है, 68, 10, 78। 2 सीट जेडीयू को दी जानी है, 78, 2, 80। और 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी को दी जानी है, यानी 81। लेकिन बीजेपी ने अपने हिस्से की 68 में से सिर्फ 66 की घोषणा की है और 2 सीटों की घोषणा नहीं की है। और इसकी वजह आजसू है, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के जो सुदेश महतो के नेतृत्व वाली पार्टी है, जिसके साथ पिछले चुनाव में बीजेपी नहीं गई थी, उनके साथ ये कुछ घिचपिच चल रही है। इस वजह से ये 2 सीटें घोषित नहीं हुई है। और इसकी वजह यह है कि आजसू नेता सुदेश महतो 2 जगहों से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन 2 जगहों में एक सिल्ली भी है, इसके अलावा एक सीट है। और सिल्ली में पिछले बार चुनाव हार गए थे। इसके अलावा जो दूसरी सीट पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी उनके दावे को नहीं मान रही है और इसी वजह से ये जिच बना हुआ है। इसके मतलब पर भी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, ये आजसू और बीजेपी के बीच की खींचतान का कारण क्या है, इसके नतीजे क्या है, इसमें छिपा हुआ रहस्य क्या है। लेकिन पहले हम कुछ बात कर लें कि जो सूची आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें जो उल्लेखनीय बातें हैं उसकी हम चर्चा करें तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यपाल रघुवर दास के बेटे को टिकट नहीं मिला है, बहू को टिकट दिया गया है। उनकी बहू, जो कि हम आपको सूची बताते हैं, जमशेदपुर पूर्व से उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, उनको टिकट मिला है। और जाहिर बात है कि क्यों नहीं मिला, बेटे को टिकट क्यों नहीं मिला, वो तो पॉलिटिकली भी एक्टिव लड़का है। तो इसकी वजह यह है कि उड़ीसा में राज्यपाल के बेटे के तौर पर उन्होंने सुर्खियां कमाई थी, नाम कमाए थे। और वो नाम था, कमाने की वजह थी सरकारी अधिकारियों को पीटना। क्यों पीटा था? इसलिए कि उनके लिए छोटी गाड़ी भेज दी थी, बड़ी गाड़ी नहीं भेजी गई थी। तो उन्होंने आकर के रूम में बंद करके बहुत मार पिटाई की थी। उनकी पत्नी ने रोते रोते देश को बताया था। हालांकि उस मामले में ज्यादा कोई एक्शन हुआ नहीं, फिर भी ये मामला चुनाव में बड़ा हो सकता था, तो बेटे को बचा लिया गया और बेटे के बजाय बहू को टिकट दिया गया जमशेदपुर पूर्व से, जहां से रघुवर दास बीते चुनाव में चुनाव हारे थे और इससे पहले लगातार जीत रहे थे। गढ़ है बीजेपी का जमशेदपुर पूर्वी, और वहां से कांग्रेस से माना जा रहा है कि डॉक्टर अजय कुमार को टिकट दिया जा सकता है। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आईपीएस रहे हैं, कॉरपोरेट में भी बड़े बड़े पदों पर काम किया है और आज कांग्रेस में कई प्रदेशों में वो प्रभारी बनकर भी काम करते रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो इस सीट पर जो सरयू राय पिछली बार चुनाव लड़े थे, जिन्होंने रघुवर दास को हराया था,
उन्होंने इस बार जेडीयू का दामन थामकर जमशेदपुर ईस्ट के बजाय जमशेदपुर वेस्ट में टिकट हासिल किया है जेडीयू के लिए। तो ये भी एक पहलू है कि जमशेदपुर, खैर मैं उस अभी चुनाव क्षेत्र के विश्लेषण में नहीं आता, लेकिन दूसरी बात फिर आप देखेंगे अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री भी हैं, लंबे समय तक रहे, और इसके अलावा वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में। वो उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है जमशेदपुर लोकसभा सीट में ही पड़ता है पोटका, वहां से उनको उम्मीदवारी दी गई है, और ये भी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सुरक्षित सीट है। हालांकि जमशेदपुर ईस्ट जो है जनरल सीट है, जहां से रघुवर दास की बहू चुनाव लड़ेंगी। मधु कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी गीता कोड़ा सांसद भी थी, कांग्रेस से सांसद थी। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल कर बीजेपी ज्वाइन किया और चुनाव तो जीत नहीं सकी। इस बार विधानसभा के लिए उनको टिकट मिला है। मधु कोड़ा को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला, इसके तकनीकी कारण भी है, लेकिन आप ये समझिए कि पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को टिकट मिला। इसके बाद चंपई सोरेन आप जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता रहे, शिबू सोरेन के साथ काम करने वाले नेता थे, और हाल में उन्होंने वो मुख्यमंत्री भी रहे जब हेमंत सोरेन जेल में थे, और हाल में उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, और बीजेपी में उन्होंने शर्त ही रखी थी, अंदर खाने की बात है कि मुझे भी टिकट चाहिए, मेरे बेटे को भी टिकट चाहिए। तो ये मांग पूरी की है बीजेपी ने, उनके दोनों को टिकट मिला है, चंपई सोरेन को भी सरायकेला से और उनके बेटे को घाटशिला से उम्मीदवार बनाया गया है। अब हम थोड़ा सूची भी पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा बात करते हुए चलते हैं। हाँ, एक नाम छूट रहा है, सीता सोरेन। हालांकि सीता सोरेन को इस वजह से टिकट नहीं मिला है कि वो किन्हीं की बहू हैं, शिबू सोरेन की बहू हैं, और इस वजह से टिकट नहीं मिला है। उन्होंने जेएमएम को छोड़ा है, बीजेपी का दामन थामा है, लोकसभा का चुनाव भी लड़ी थी, जीत नहीं पाई थी। इस बार उनको विधानसभा में जामताड़ा से टिकट दिया गया है। तो हम आगे बढ़ें, वो सूची पर आते हैं, जो सूची आपके स्क्रीन पर है, कि आप देख रहे हैं कि जो घोषणा है इसमें राजमहल से अनंत ओझा को टिकट दिया गया है, बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम को टिकट दिया गया है। लोबिन हेम्ब्रम बड़ा नाम है, और ये बल्कि धमकी भी दे रहे थे कि अगर मुझे मनचाहा जगहों से टिकट नहीं मिला तो हम पार्टी छोड़ सकते हैं। लिट्टीपाड़ा में बाबूधन मुर्मू को टिकट मिला है, महेशपुर में नवनीत हेम्ब्रम है, शिकारीपाड़ा में पारितोष सोरेन है, नाला से माधव चंद्र महतो हैं। ये सारे नाम हैं। जामताड़ा श्रीमती सीता सोरेन, आप जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, शिबू सोरेन की बहू हैं, और इनके पति दिवंगत हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। और दुमका से सुनील सोरेन को टिकट दिया गया है। दुमका वो इलाका है जो जहां से शिबू सोरेन चुनाव लड़ा करते थे, बहुत महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ से बीजेपी ने सुनील सोरेन को खड़ा किया है। जामा से सुरेश मुर्मू को खड़ा किया है, जारमुंडी से देवेंद्र कुंवर है, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह, सारठ से रणधीर कुमार सिंह, देवघर से नारायण दास, पोड़ैयाहाट से देवेंद्र नाथ सिंह, गोड्डा से अमित कुमार मंडल को खड़ा किया गया है, और महागामा अशोक कुमार भगत के नाम, कोडरमा से डॉक्टर नीरा यादव को मौका दिया गया है, बरकट्ठा से अजित कुमार यादव हैं, बरही से मनोज यादव हैं, बरका गांव से रोशन लाल चौधरी, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद है, सिमरिया से उज्जवल दास हैं। तो ये सीटों का सिलसिला है। जो नाम सूची जो जारी की गई है उसकी बात करें तो बगोदर से नागेंद्र महतो हैं, जमुआ से मंजू देवी, डॉक्टर मंजू देवी अभी हाल में ही कांग्रेस छोड़कर
बीजेपी में आई थी और उनको जमुआ से टिकट दिया गया है। गांडे से श्रीमती गुनिया देवी हैं। गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहाबादी, बरमी से रविंद्र पांडे, बोकारो से बिरंची नारायण पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं और बिरंची नारायण को टिकट मिला है। चंदन कियारी से अमर कुमार बावरी को टिकट मिला है। सिंदरी से श्रीमती तारा देवी हैं और निरसा सीट से अपर्णा सेनगुप्ता हैं। धनबाद से राज सिन्हा, झरिया से श्रीमती रागनी सिंह, बागमारा से शत्रुघ्न महतो, बहरागोड़ा डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी को टिकट दिया गया है। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया गया है। बाबूलाल सोरेन चंपई सोरेन के बेटे हैं। पोटका से श्रीमती मीरा मुंडा को टिकट दिया गया है। पोटका से मीरा मुंडा जो है अर्जुन मुंडा की पत्नी है, उनको टिकट दिया गया है। और जमशेदपुर पूर्व से श्रीमती पूर्णिमा दास साहू रघुवर दास की बहू हैं, राज्यपाल उड़ीसा के, उनकी बहू। और सरायकेला से चंपई सोरेन को टिकट दिया गया है। चंपई सोरेन बाप बेटे दोनों को टिकट मिला, बाप को सरायकेला से, बेटे को घाटशिला से। चाईबासा से गीता बालमुच्चू को टिकट दिया गया है। मझगांव से बड़कुंवर गागराई, जगन्नाथपुर से श्रीमती गीता कोड़ा खड़ी हुई है। गीता कोड़ा जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, मधु कोड़ा की पत्नी है, पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में। चक्रधरपुर से शशि भूषण समद, खरसवा से सोनाराम गोदरा, तोरपा से कांदे मुंडा, खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा, खिजरी से राम कुमार पाहन, रांची से सीपी सिंह बड़ा नाम है, स्पीकर भी रह चुके हैं। रांची में उनको एक बार फिर मौका दिया गया है, ये एक तरह से रिवाइवल है उनके पॉलिटिकल करियर का। हटिया से नवीन जायसवाल को टिकट दिया गया है। कांके से जीतू चरण राम, मंदार से सन्नी टोपो, सिसई से डॉक्टर अरुण ओराव, गुबला से सुदर्शन भगत, बिशुनपुर से समीर ओराव। ये टिकट जो बांटे गए हैं उसकी सूची हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। और जो कुछ नाम बच गए हैं उसमें सिमडेगा से श्रद्धानंद बेसरा हैं, कोलबीरा से सुजान जोजो हैं, मनिका से हरिकृष्ण सिंह, लातेहार से प्रकाश राम, पांकी से कुशवाहा शशिभूषण मेहता, डाल्टनगंज से आलोक कुमार चौरसिया, विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी, छतरपुर से श्रीमती पुष्पा देवी भुइया, हुसैनाबाद से श्री कमलेश कुमार सिंह, गढ़वा से सत्येंद्र नाथ तिवारी, भवनाथपुर से श्री भानु प्रताप सिंह। ये सारे उम्मीदवारों की सूची है जो हमने आपको पढ़कर बताई है, सुनाई है। और अब इस सूची का मतलब भी समझने की आवश्यकता है। इस सूची में जो खास बातें हैं, महिलाओं को भी तवज्जो मिली है, करीब 7 महिलाएं टिकट पा सकी हैं। और एसटी सीटों पर संख्या में थोड़ी भूल रहा हूं, लेकिन 20 के आसपास सीटें मैं गिन नहीं पाया या उसको ध्यान में नहीं रख पाया। हम देखें, इससे जो बात हमें नजर आ रही थी, एक साउंड क्रिएट हो गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया। जो बात हमें दिख रही है इस सूची में, वो एक किस्म का एक डर और भय भी नजर आ रहा है। लेकिन पहले पॉइंट हम वहां से शुरू करते हैं जो हमने कहा था कि बाद में बात करेंगे, कि 2 सीटें बीजेपी ने क्यों छोड़ी हैं, क्यों उन्होंने घोषणा नहीं की है। तो इसकी वजह आजसू है। आजसू के नेता, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के नेता सुदेश भगत 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने अपनी पार्टी में किसी भी बड़े नेता को 2 सीटों से लड़ने की इजाजत नहीं दी है, सबके लिए 1 सीट ही है। तो ऐसा क्यों है कि सुदेश महतो 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं? और आजसू और सुदेश महतो की अहमियत भी बीजेपी के लिए उतनी ही है, क्योंकि पिछले चुनाव में आजसू के साथ बीजेपी का गठबंधन नहीं हो पाया था और ये एक बड़ा कारण माना जाता है बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस का। इसकी वजह यह है कि झारखंड में आदिवासी और महतो वोट्स अगर जुड़ जाते हैं
तो वो 50% से ज्यादा हो जाता है। और फिर ये समीकरण तोड़ना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल होता है। तो बीजेपी ने पिछले चुनाव में एक आजसू के तौर पर अपना एक अच्छा साथी खोया, जिनका कि महतो वोटर्स के बीच में कुछ सीटों पर ही सही लेकिन प्रभाव था। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो जिसने झारखंड में सबसे ज्यादा शासन किया है, और उसकी वजह थी कि उसने महतो वोट को भी साधा था और आदिवासी वोटर्स के बीच भी अपनी पहुंच बनाई थी, और उसमें अर्जुन मुंडा जैसे नेता का भी योगदान रहा, और भी बहुत सारे नेता थे। स्टीफन मैं बोल रहा हूँ, अब बुजुर्ग हो गए वो नेता, राजनीति से थोड़े बाहर भी हो गए, तो ऐसे नेता थे जिस पर कि बीजेपी डिपेंड करती थी। लेकिन बाद के दौर में ये हुआ कि बीजेपी के हाथ में, इससे पहले बीजेपी से पहले महतो वोटर्स पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरीके से अपना दबदबा रखती थी। उनके पास बड़े बड़े नेता थे, विनोद बिहारी महतो थे, निर्मल महतो हुआ करते थे, बाद में सुधीर महतो आए, फिर शैलेंद्र महतो हुआ करते थे। तो महतो के बड़े बड़े नेता, इसके अलावा ओबीसी में सूरज मंडल जैसे बड़े नेता थे, और आदिवासियों में शिबू सोरेन की तो कोई सानी ही नहीं थी। तो आदिवासी और महतो इस वोट के संयोजन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सियासत बहुत मजबूत रही थी। बीजेपी ने अपने आप को बिल्डअप किया कब, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, तो उस समय शैलेंद्र महतो को उन्होंने अपनी पार्टी में जोड़ा, उनकी पत्नी आबा महतो को भी सांसद बनाया। और आपको याद होगा, या मैं याद दिलाना चाहता हूं, कि शैलेंद्र महतो ने खुलेआम आरोप लगाया था कि हमारे सिर पर बंदूक रख करके वो जेएमएम रिश्वत कांड जो है खेला गया था, बीजेपी ने खेला था। फिर बाद में वो अपने बयान से भी पलट गए थे। तो वो जो रिश्वत कांड जो था, उसमें ये नाम आया था शैलेंद्र महतो का। फिर भी उसके बाद बीजेपी ने शैलेंद्र महतो को टिकट नहीं दिया, उनकी पत्नी आभा महतो को टिकट दिया। लेकिन अब समीकरण जो है थोड़ा सा बदला है, और अब महतो वोट पर बीजेपी की वो पकड़ दिखाई नहीं देती है। महतो वोट्स बंटे हुए हैं और जेएमएम के साथ ज्यादा जुड़े थे पिछले चुनाव में, और इस चुनाव में महतो वोट्स को जोड़ के जो रख पाता है, या ज्यादा चंक जिसको मिलता है, वो फायदे में रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें महतो वोट्स के कई ठेकेदार भी आ गए हैं झारखंड में। उसमें एक नाम जयराम महतो का है, जो महतो वोट्स की ठेकेदारी लेके घूम रहे हैं, और कई जगहों पर उन्होंने टिकट उम्मीदवार खड़े किए हैं। उनसे बीजेपी भी संपर्क कर रही है, और कांग्रेस भी। तो इसमें हम ये देखें कि महतो वोट चूंकि महत्वपूर्ण है, इसलिए आजसू चाहिए, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन चाहिए। पिछली दफा से सबक भी लेना है, तो बीजेपी ने आजसू के साथ एक अलायंस किया। अब आजसू के नेता चाहते हैं कि हम 2 जगह से चुनाव लड़े। अब इस पर एक मतभेद है, इस वजह से 2 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं। बातचीत होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 2 सीटों पर खड़े करना या नहीं करना। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो इस पूरे उम्मीदवारों की सूची में देखने को मिलता है कि एक संयोजन तो बीजेपी ने बनाया है, और ये जाति के हिसाब से भी देखा जाए तो उन्होंने सबको साधने की कोशिश दिखलाई है कि कैसे एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया जाए, कैसे चुनाव जीते जाए। इसको भी उन्होंने कोशिश की है कि ये हम करके देखें। लेकिन वास्तव में देखा जाए, इसको थोड़ा सा अगर एनालाइज करें, तो इस पूरी सूची में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं आपको महिलाओं को कितना टिकट दिया गया है, तो मैंने अभी खोज निकाला है, 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट जो जारी हुई, अब तो दूसरी लिस्ट 2 ही की जारी होगी। तो 12 महिलाओं को टिकट मिला है, और बहुत सारी बातें हम बता चुके हैं कि गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से टिकट मिला, सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट मिला, और झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके जो बीजेपी में आए लोबिन हेम्ब्रम, उनको भी
बोरियो से प्रत्याशी बनाया गया। चंपाई सोरेन सरायकेला से खड़े हैं, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला से खड़े हैं, और रघुवर दास की जो राज्यपाल हैं उनकी बहू पूर्णिमा दास को पार्टी ने जमशेदपुर पूरब से उम्मीदवार बनाया है। अर्जुन मुंडा की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी मीरा मुंडा को पोटका से उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव को बिशुनपुर से बीजेपी ने उतारा है, लोहरदगा सीट से उतारा है। और समीर उरांव आदिवासी नेता हैं, राज्यसभा में भी रहे हैं, तो उनको अभी आदिवासी नेताओं की बहुत सख्त जरूरत है बीजेपी को, कि कोई आदिवासी नेता विलिंगली आए और टिकट ले, क्योंकि आमतौर पर आदिवासी नेता अभी चुनाव लड़ने से बच रहे हैं बीजेपी में। इसी तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सुदर्शन भगत को भी बीजेपी ने गुमला से उम्मीदवार बनाया है। तो ये सारे चीजें, और जो हारे हुए चेहरे हैं, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जो हार गए, उनको उनमें से गीता कोड़ा का नाम प्रमुख है, जो कि पूर्वी सिंहभूम क्षमा कीजिए पश्चिमी सिंहभूम सीट से चुनाव लड़ी थी, हार गई। इस बार जगन्नाथपुर से उनको टिकट दिया गया है। और दुमका में आपको याद होगा सीता सोरेन हार गई थी लोकसभा चुनाव, उनको भी जामताड़ा से टिकट दिया गया है। बाकी हारे हुए लोकसभा उम्मीदवारों में किसी को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया है, सिर्फ दो उदाहरण है, गीता कोड़ा और सीता सोरेन। और आपको ये हम बता ही चुके हैं कि जो 81 सीट है उसमें 68 पर बीजेपी लड़ रही है, 10 पर आजसू, 2 पर जेडीयू और 1 एलजेपी को सीट दी गई है। झारखंड में देखा जाए तो देखिए, झारखंड मोटे तौर पर ये भी हरियाणा की ही तरह यहाँ भी वोटर्स हैं, दोनों मिलाकर के करीब 2,60 लाख के करीब में वोटर्स हैं। और 43 सीट पर जो 81 सीटें हैं, 2 फेज में यहाँ चुनाव होना है, कि 2 फेजों 43 सीट्स पर पहले फेज में चुनाव होगा और दूसरे फेज में 38 सीटों पर चुनाव होगा। पहला फेज जो होगा वो आपको 13 नवंबर को होना है और दूसरा फेज 20 नवंबर को होना है। वोटों की काउंटिंग तो सबकी एक दिन 23 नवंबर को चुनाव होना है। ये आपको पूरा वाकया जो है इससे जुड़ा हुआ दिखता है। तो जाहिर बात है कि 81 में से जो 25 सीटें हैं इस बार बहुत जबरदस्त जहां पर टक्कर है वो मानी जा रही है, उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे कि वो कौन सी 25 सीटें हैं जहां बहुत जोरदार मुकाबला होना है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज जो बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें परिवारवाद यानी रिश्तेदारवाद ये सब दिखा है, जो अब कोई बड़ी बात नहीं है। हर पार्टी में रिश्तेदारवाद है, परिवारवाद है, लेकिन बीजेपी इसको बार बार मुद्दा बनाती है, लेकिन अपनी बारी जब आती है तो फिर उनको नहीं दिखता है कि वो किस तरीके से परिवारवाद चला रहे हैं, कि अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना और नेता की पत्नी, बेटे, बहू, बेटी सबको टिकट देना, इस दिशा में बीजेपी भी किसी से पीछे नहीं है। लेकिन एक बात जो सोचने की है, आज राहुल गांधी रांची में थे, रांची में उन्होंने सभा की और इस सभा में जो उन्होंने आदिवासियों और ओबीसी वोटर्स को जोड़ने के लिए जो पहल की है, जो नारा दिया है, वो जो माहौल बनाया है, उसको अगर आप देखें तो बीजेपी ने भी उसकी तैयारी कर रही है कि कैसे राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन और उसके नैरेटिव से लड़े और कैसे भिड़े। तो बीजेपी ने ओबीसी वोटर पर ध्यान दिया है। आदिवासियों के बीच में उनको सफलता मिलती है कि आसार कम है, फिर भी वो कोशिश उसने जारी रखी है। कई जगहों पर आदिवासी दिग्गज नेताओं को खोज खोज करके निकाला है और वहां चुनाव लड़ने का मौका दिया है। जेएमएम से भी एक दो नेता आए हैं जिनको उन्होंने मौका दिया है। हालांकि बीजेपी से जेएमएम जाने वाले नेताओं की संख्या इस बार ज्यादा है। अब इंडिया गठबंधन की ओर से अभी सूची आई नहीं है, नहीं तो कंपैरेटिव एक मूल्यांकन होता बनता। तो इस बीच में चलिए हम आते हैं अपने दर्शकों के बीच, देखते हैं उनकी ओर से क्या सवाल हैं, तो उन सवालों का भी उत्तर दूंगा। सवाल में मैं
विधि जी कह रहे हैं कि मोस्ट भ्रष्टाचारी सीएम थे अर्जुन मुंडा, और मधु कोड़ा का नाम कम नहीं है। बीजेपी वाले लालू प्रसाद को जिस तरह से कोसते हैं, मधु कोड़ा को जब नरेंद्र मोदी बगल में बिठाते हैं, जो भी साबित केस हैं भ्रष्टाचार के, उस समय उनकी जुबान बंद हो जाती है। विधि जी लिख रहे हैं मधुबाला की सजा पर, मधु कोड़ा की सजा पर रोक याचिका ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने कल खारिज कर दी। वह इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, उनकी पत्नी लड़ रही है। मैंने फोटो जो लगाया है वो फोटो, जैसे रघुवर दास चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके नीचे उनकी बहू लड़ रही है। अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सब पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। उसी तरह से मधु कोड़ा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, जबकि चंपई सोरेन और उनके बेटे दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मधु कोड़ा को टिकट मिला, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। आगे देखिए, जेएमएम के लिए बरियार हेमरम लिख रहे हैं ओनली जेएमएम जिंदाबाद। अरविंद त्यागी जी भी मधु कोड़ा लिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात। मधु कोड़ा की सजा, सदन की याचिका कल ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। वो इसी को सुधार कर देख रहे हैं, टाइपिंग मिस्टेक है बता भी रहे हैं। एनोनिमस लिख रहे हैं कि आप लोग लगे रहो, मुझे इग्नोर करो, मैं बस टाइमलेस करने आया हूँ। टाइमलेस नहीं, टाइम पास का ही है। तो ये बातें टाइम पास के लिए नहीं होती हैं। लेकिन बहरहाल आपकी सोच है। दिल है हिंदुस्तानी हम सामने में, प्रेम सर के प्रेम सर कभी खुशी देते हैं कभी गम। अच्छा, तो त्यागी सर, हमें तो लूट लिया संदेश और प्रणाम वालों ने, प्रेम सर के गोरे गालों ने, हरिशंकर सर के सफेद वालों ने। वाह वाह वाह, क्या तुकबंदी की आपने। विधि जी लिख रहे हैं सीता सोरेन का यह इलेक्शन लास्ट इलेक्शन होने जा रहा है। ये हारने के बाद उनका पॉलिटिकल रिटायरमेंट, बिल्कुल जब लगातार लोकसभा और विधानसभा की चुनाव वो हार जाएंगे, तो जो शिबू सोरेन परिवार की बहू होने का जो फायदा लेने की राजनीतिक कोशिश है, उसको सदमा पहुंचेगा, धक्का लगेगा और उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। और आगे हम बढ़ते हैं। विधि जी लिख रही हैं कि चलिए, ये बातचीत वाली बात है। एटीजी, मैं कोशिश कर रही हूँ कम करने की, लेकिन धीरे धीरे समय लगेगा थोड़ा छोड़ने में। ये कुछ बातें चल रही हैं, मैं कुछ प्रतिक्रियाएं जिस पर बात कर सकूं खोज रहा हूं। जब हमारी लड़ाई थी तो मैंने, ज्योति जी से बातचीत है आपकी। सुशील विश्वकर्मा जी कह रहे हैं सो भी लिया करो, बीजेपी का न्यूज़ दिखाओगे तो जनता के दिमाग वे वही भरा रहेगा, गलत सलत वोटर कर जाएगी। विश्वकर्मा जी भी गजब करते हैं, खबर तो खबर होती है और बोलने सीखो पहले। अच्छा, ये आगे देखें, राहुल जी लिख रहे हैं सर आपकी मेहनत को सैल्यूट। अच्छा, विधि जी लिख रहे हैं सर बीजेपी जो इलेक्शन के 1-2 दिन पहले रिश्वत के तौर पर पैसा या सम्मान बांटती है, इंडिया गठबंधन उसका क्या काउंटर करने सर राजनीतिक रणनीतिक तौर पर। देखिए, इसका काउंटर जो है संवैधानिक रूप से भी करना चाहिए और जनता के बीच भी करना चाहिए। इसको नारा बनाया जाना चाहिए कि हमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि वोट के दिन क्यों दे रहे हैं आप। जनता की तरफ से ये नारा उठाया जाना चाहिए और राजनीतिक दल ये उठाएंगे कि हमें का मतलब वोटर्स को ठीक उसी दिन जिस दिन वोट देना हो सम्मान निधि नहीं चाहिए, ये अपमान निधि है। ये बात बोलनी पड़ेगी कि वोट के पहले रिश्वत देना ये सम्मान निधि नहीं हो सकता, ये अपमान निधि है और इसलिए हम इसको खारिज करते हैं। एक कैंपेन भी चलाना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल जायज है, सही है। विधि जी लिख रहे हैं बीजेपी का यही तरीका है लीडर्स को ठिकाने लगाने का। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस अगर जीत भी रही है तो आप चैनल पे ना बोले, क्योंकि आपको सुनकर कुछ लेजी कांग्रेस मजे में सो जाते हैं। आप राहुल जी क्या मानते हैं, हम तो छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं कि
ऐसा थोड़े कि हमें लाखों लाख व्यूज मिल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मतदाता प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतदाता बहुत तरीके से प्रभावित होते हैं, एक यूट्यूब चैनल से प्रभावित नहीं होते हैं। और जो हमें लगता है वही बताएंगे ना। हो सकता है उसको बोलने में जोर शोर आ जाता हो सकता है किसी परिस्थितिवश बोलने में वो तेजी रहती हो, लेकिन जो हमें लगेगा वही बताएंगे। और इसमें कोई शिथिल नहीं होता है। और शिथिल तो नेतृत्व की वजह से हो सकता है। ये नेतृत्व शिथिल होगा तो कार्यकर्ता भी शिथिल। राहुल लिख रहे हैं, आम आदमी जो रोज महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, जिसको ये चिंता है कि घर कैसे चलेगा, वो क्या राहुल जी की बात समझ पा रहे हैं? बात तो आपकी सही है, वहां तक तो राहुल जी की बात ही नहीं पहुंचती। वहां पर पहुंचाई जाती है बातें। वो अपने हर गांव में, हर इलाके में एक मेट होता है, जो कह देता है वो सब चल देते हैं। और ऐसा है कि आदमी का स्वभाव भी होता है। आप खुद ही देखिए ना, किसी जगह कोई इंसिडेंट होता है तो देखते हैं आपकी भीड़ लगी है तो आप भी जाके उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। उसी तरीके से मतदाता भी करते हैं। जब कुछ ओपिनियन लीडर्स जो समाज में होते हैं, जो यूट्यूब चैनल देखते हैं, जो टीवी चैनल देखते हैं, जो डिबेट्स देखते हैं, और वो ओपिनियन लीडर्स अपने नीचे विचारों को स्प्रेड करते हैं और वही विचार जनता एक्सेप्ट करती है। उनके लिए जरूरी नहीं कि राहुल गांधी को सुने। मैं एक यूट्यूब चैनल देख रहा था, वो बहुत तिवारी जी हैं, अर्चना तिवारी जी। वो एक आदिवासी व्यक्ति से बात कर रही थी और कह रही थी कि क्यों नहीं मोदी को वोट दोगे, बीजेपी को वोट क्यों नहीं दोगे? तो उसने कहा कि हमको ये नरेंद्र मोदी नौकरी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तो हम काले हैं, काले लोगों को मोदी नौकरी नहीं देगा, मोदी गोरा लोग को नौकरी देगा। अब अर्चना तिवारी जी जो रिपोर्टिंग कर रही थी वो चौंक जाती है। उनको लगता है कि एक साजिश है और जो इन लोगों के मन में बिठा दिया गया है कि नरेंद्र मोदी काले लोगों को नौकरी नहीं देगा और गोरे लोगों को नौकरी देगा, तो उसको उनको ये साजिश लगती है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा जाता है तो आदिवासी जनता के मन में ये बात आती है कि और किसी मुख्यमंत्री को तो जेल नहीं भेजा जाता है, हमारे मुख्यमंत्री को आदिवासी हैं तो जेल भेज दिया गया। वो जमीन जो उसने खरीदा नहीं उसके लिए जेल भेज दिया। कौन भेज रहा है? तो उनको सीधा समझ में आता है नरेंद्र मोदी भेज रहे हैं, हमारे आदिवासी नेता को नरेंद्र मोदी जेल भेज रहे हैं। ये बात समझ में आती है। नौकरी नहीं मिल रही है, वो व्यक्ति महाराष्ट्र में जाके काम करता है, वो दूसरे दूसरे स्टेट में काम करता है, आज अपने घर में झारखंड में है। उसको उसको लगता है कि नौकरी हमको नहीं मिल रही है। नौकरी सब जो है वो, वहाँ एक शब्द होता है दीकू, दीकू कहते हैं, जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं जिसको अपना नहीं पाते हैं आदिवासी, और जो दीकू उन पर जुल्म किया करते थे अंग्रेजों के जमाने में। तो उनका भाव होता है कि दीकू लोग अपने लोगों को नौकरी देगा, हमको तो देगा ही नहीं। उसी को उसने दीकू न बोल करके गोरा और काला की तरह कहा, जिसको अर्चना तिवारी जैसी लोग नहीं समझ सकती। आदिवासियों ने लंबे समय से जुल्म सहे हैं, अंग्रेजों के अत्याचार सहे हैं, जल जंगल जमीन से उनको बेदखल कर दिया गया है, जबकि ये उनकी सांस है, ये उनकी जिंदगी है। जंगल में बैठना भी, जीवों के साथ रहना, ये सब उनके संस्कार में है, खान पान में है, उससे उनको अलग कर दिया गया। तो वो स्थिति है जिससे कि वो जूझते हैं और एक भावना आती है जिसको वो बताते हैं। मैं कुछ और प्रतिक्रिया लेता हूँ। विधि जी लिखते हैं, सर एक एपिसोड देश में बीजेपी द्वारा अडानी पोर्ट के जरिए इंपोर्ट की जा रही ड्रग्स के कारोबार पर भी कीजिएगा। देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। रिसर्च खोजता है, मैं रिसर्च खोज कर करूंगा। आगे मैं जोशी सर की 2 मेंबरशिप ली हूँ,
हैं प्रेम सर, हालांकि नेशनल टीवी में जाते हैं, फिर भी लीहू है हमें छोटा चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। अरे तो हम नेशनल चैनल में जाते हैं त्यागी जी, तो नेशनल चैनल हमारा थोड़े है। हाँ, आप क्या समझते हैं कि नेशनल चैनल हमारा है? राहुल जी कह रहे हैं सर छत्तीसगढ़ के पेड़ और जंगल में हमला स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं। आज आम आदमी मजबूर होके पुलिस और सिस्टम से लड़ रहा है, बट ये लोग कुछ टाइम पहले बीजेपी के प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए। ये बात सही है। और सुशील विश्वकर्मा जी कह रहे हैं सॉरी प्रेम सर फॉर माय मिसबिहेव अगेंस्ट यू। अरे कोई बात नहीं है, बात करते रहिए, हंसते बोलते रहिए, कोई आपने कोई ऐसी बात थोड़ी कही है कि जो अपमानजनक हो। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं पब्लिक इंडिया आगे निकल गई है, उसे नहीं भी देखेंगे तो उसे फर्क नहीं पड़ता, आगे आपकी मर्जी। अच्छा, धारणा है अरविंद त्यागी जी, विचार तो उच्च कोटि के लेकर बैठते हैं, लेकिन व्यवहार ऐसा करते हैं, लोग सोचते हैं कि अच्छा अरविंद त्यागी जी तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जब उनकी प्रतिक्रियाओं को लगातार देखा जाता है तो उनमें गंभीरता नजर आती है। उनके हंसने में भी, हास्य में भी, हंसना तो मैं देख नहीं पाता हूँ, उनके शब्दों में हास्य पढ़ता हूँ, समझता हूँ, महसूस करता हूँ। और आगे देखिए, आई हैव सम अनदर प्रॉब्लम विच आई कांट टेल यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म अबाउट कांग्रेस एंड बीजेपी, बेसिकली आई एम फ्रॉम बीजेपी बैकग्राउंड। हाँ, चलिए, होंगी आपके पास कुछ बातें। सुशील विश्वकर्मा जी कहते हैं यूपी के बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई कतई उचित नहीं लगता, एक तरफा कार्रवाई है, लेकिन सबका मुंह बंद है। सुशील विश्वकर्मा जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और आज तो मैं दिन में इसी विषय पर टाइम्स ऑफ इंडिया में था, दोपहर में बैठा हुआ, तो जहां आप उस काउंटर देते हैं तो आप दूसरे तरफ के गिन लिए जाते हैं और फिर उस हिसाब से उस काउंटर को आप पर थोप दिया जाता है। ये माहौल है, ये चल रहा है। लेकिन बहरहाल आज इस बातचीत को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट क्या, 37-38 मिनट हो चुका है। लेकिन बीजेपी की सूची जब जारी हो गई तो झारखंड में सियासत का जो संग्राम है वो अब बहुत तेज होने जा रहा है। और कल उम्मीद है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस कांग्रेस आज पूरा महाविकास आघाड़ी आज रात फाइनल कर रहा है सूची को। कल सुबह उसका अनाउंसमेंट होगा और झारखंड में भी अनाउंसमेंट कल ही होने के आसार है, क्योंकि कल CWC की मीटिंग होने वाली है और स्क्रीनिंग कमेटी की तो हो ही चुकी है। तो हमें लगता है कि कल शाम तक दोनों सूचियां इंडिया गठबंधन की भी महाराष्ट्र और झारखंड की सामने आ जाएंगी। तो आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार कि इतनी रात में भी आप इकट्ठे हैं हमें सुनने के लिए। और हम इसी विश्वास के साथ बैठते हैं, जब हम आपसे बात करने के लिए बैठते हैं तो हम जानते हैं कि आप हमें अभी नहीं भी देख रहे हैं तो बाद में भी सही देखेंगे जरूर, इस विश्वास के साथ आते हैं। कितने लोग जुड़े हैं ये हमारे लिए मायने नहीं रखता, जितने लोग भी जुड़े हैं वो बहुमूल्य समय दे रहे हैं, ये मैं समझता हूं। तो हमें दीजिए इजाजत और लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर, ज्वाइन जो संभव है इस चैनल के लिए आप करें। और हमें दीजिए इजाजत एक बार फिर। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।